नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का विवादास्पद बयान सामने आया। रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद से कांग्रेस पार्टी उन पर हमलावर है। रमेश ने कहा है कि लालू यादव झूठ बोलते थे कि वे बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तरह बना देंगे। वो तो नहीं बना पाए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कालकाजी के सुधार कैंप के सामने वाली, अंदर वाली सभी सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों की तरह बना देंगे। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। वहीं बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के विवादास्पद बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की और रमेश बिधूड़ी के बयान को शर्मनाक बताते हुए पीएम मोदी पर भी निशाना साध लिया। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? भाषा पूरी दिल्ली और देश जानता है। संसद के अंदर हो या संसद के बाहर सड़क पर हो, इनकी भाषा हमेशा खासतौर से महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक रही। अभी कालकाजी विधानसभा में उम्मीदवारी इनकी घोषित नहीं हुई, पहला भाषण मैं कालकाजी के लोग हूं, दिल्ली के लोग हूं, कहूंगी क्या आपको ये भाषा मंजूर है? कालकाजी के लोगों से बस अब पूछना चाहती हूं, क्या आप अपना ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो हमारी माँ, बहन, बेटियों, बात प्रियंका गांधी की नहीं है, बात सोच की, माँ, बहन, बेटियों के गालों जैसी सड़कें बनाने की बात करता हो? उसकी सोच, उसका नजरिया, उसका चरित्र सबके सामने है और जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। माफी मांगनी चाहिए रमेश बिधूड़ी जी को अपने इस बयान के लिए। तो दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वार उतना ही तेज होता जा रहा है। बीजेपी के पोस्टर के विरोध में अब आम आदमी पार्टी ने एक नया पोस्टर जारी किया। आम आदमी पार्टी के इस पोस्टर पर लिखा है, जुमलों पर झाड़ू चलाएंगे, फिर से केजरीवाल को लाएंगे। तो आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए दरअसल एक पोस्टर जारी किया था, जिसमें लिखा था, दिल्ली से आपदा जाएगी, भाजपा फिर से आएगी। बीजेपी के इस पोस्टर के साथ दिल्ली की 2 तस्वीरों को भी दिखाया गया था। तो आम आदमी पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी है, लेकिन बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। चलिए देखते हैं बीजेपी ने दिल्ली की पॉलिटिकल लीग में आम आदमी पार्टी की बैटिंग के खिलाफ कौन सी मारक बॉल तैयार कर रखी है। दिल्ली के राजनीतिक अखाड़े में इस वक्त एक से बढ़कर एक दांव चले जा रहे हैं। एक दशक से ज्यादा वक्त से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए इस बार बीजेपी नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। बीजेपी के इस फॉर्मूले में कितनी धार है, इसे समझने के लिए हमने रुख किया दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का। दिल्ली में इस चुनाव का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो धोखा है जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को दिया है। वो भ्रष्टाचार है जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूट के किया है। वो दिल्ली की बदहाली है जहां
दिल्ली वाले एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हुए दिखाई दिए हैं या गंदा पानी पीने को मजबूर हुए हैं। लेकिन इस बार बीजेपी के तरकश में आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक यही तीर नहीं है। बारिश में दिल्ली की व्यवस्था का चौपट हो जाना, बढ़े हुए बिल, भ्रष्टाचार, योजनाओं में पारदर्शिता न होना, घरों में गंदे पानी की सप्लाई, गर्मी में पानी की किल्लत जैसे मुद्दों की बुनियाद पर दिल्ली सरकार को घेरा जा रहा है। रिवर का ओवरफ्लो है। दिल्ली में मुद्दा 15 मिनट की बारिश में वो डूबने वाले बच्चे हैं जिनकी हत्या, या हम तो कहेंगे हत्या हुई है, उनकी डेथ नहीं हुई, उनकी हत्या की गई है। ये दिल्ली के प्रशासन ने की है, अरविंद केजरीवाल ने की है। दिल्ली में मुद्दा वो बिजली के बढ़े हुए बिल हैं जो चार्जेस के नाम पर पिछले 8, 9, 10 सालों से दिल्ली की जनता से वसूले गए हैं। तो दिल्ली में अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, लूट, चोरी जो अरविंद केजरीवाल के शासन में हुई है, ये सबसे बड़ा मुद्दा और दिल्ली की जनता उससे आहत है, उसका जवाब मांगे। लेकिन इस बार बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया उस वोटर लिस्ट को जिसमें अचानक विधानसभा चुनाव के दौरान लाखों वोट बढ़ने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया गया है जिसके तहत पार्टी के फेवर में लाखों फर्जी वोट डलवाए जाते हैं और इन फर्जी वोटर में बांग्लादेशी घुसपैठियों का इस्तेमाल किया जाता है। अचानक वोटों की बाढ़ आने लग गई है और उसमें कौन लोग हैं, वो कहां से आ रहे हैं, अचानक 7-7, 8-8 लाख वोट क्यों बनने आ रहे हैं। तो उस मैकेनिज्म को हमने पकड़ा है, उसकी चोरी पकड़ी है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा वोट बैंक हस्तांतरित कराते हैं जो सिर्फ दिल्ली में वोट डालने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद वो उनका दिल्ली में कोई अस्तित्व नहीं है। बीजेपी का ये भी आरोप है कि वोटरों को सिर्फ लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी योजनाओं का ऐलान कर रही है, जबकि हकीकत ये है कि जो पंजाब में किया गया वही दिल्ली की जनता के साथ भी होने वाला है। दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल के वादे या चुनावी घोषणाएं सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, झूठा है। और अब तो लोग लिखने लगे अरविंद केजरीवाल = झूठा, इसने झूठ ही बोलना है। ये महिला सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, ये संजीवनी की बात कर रहे हैं, ये पुजारी ग्रंथि की बात कर रहे हैं। चालू करो, आज ही चालू करो। सरकार तुम्हारी, मुख्यमंत्री तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, क्या करना है। कैबिनेट नोट लाइए, पास कीजिए और कहो कि आज से चालू, कल से पैसे देना शुरू करेंगे। हिम्मत नहीं है अरविंद केजरीवाल की करने की। क्यों? क्योंकि करना नहीं है। फ्री बीज कल्चर को लेकर हमने दिल्ली की कुछ महिलाओं से भी सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, आपको ये भी सुनवाते हैं। विमेन वोटर कोई मेल वोटर से बहुत अलग नहीं होती। हमारी भी वही समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सुरक्षा, यही सब। अब महिला सम्मान नहीं, मुझे तो ये महिला अपमान लगता है कि 2100 रुपए में हमारा वोट ले लें। पर इस तरह के इलेक्शन टाइम में इस तरह के इश्यूज ला के वोट मांगना, आई डोंट थिंक इट इज, यू कैन से साइकोलॉजिकल भी ठीक नहीं है। दिल्ली में जिस तरीके से वुमेन सेफ्टी है ही नहीं, और मेन तो सेफ्टी की बात है। पैसे तो ये 2100 जो मिलेंगे वो कब मिलेंगे कुछ अभी पता नहीं है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी उस तुरूप के पत्ते का भी इस्तेमाल कर रही है जिसका इस्तेमाल हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी किया गया। यानी योगी आदित्यनाथ का बंटोगे तो कटोगे का नारा दिल्ली तक पहुंच चुका है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जहां बुनियादी मुद्दों को धार देने में जुटी है, तो वहीं उस नैरेटिव को भी दिल्ली चुनाव तक ले आई है जिस नैरेटिव ने विरोधियों के चक्रव्यूह को हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धराशायी करने में अहम भूमिका निभाई है। पंद्रह साल तक दिल्ली की सत्ता पर रहने वाली कांग्रेस आखिर विधानसभा चुनाव में क्या तैयारी कर रही, वो कैसे राजनीतिक तकदीर संवारेगी अपनी, ये समझने के लिए दिल्ली पॉलिटिकल लीग की इस रिपोर्ट को आपको जरूर देखना चाहिए। कि हर नई चीज दिल्ली में होती है, पूरा देश उसको कॉपी करता है, वो दिल्ली बिल्कुल टूटती फूटती दिख रही है। तो पहला चीज तो हमारा ये है, लोगों को उस दिल्ली की याद दिलाना। लोगों का विश्वास दोबारा से कांग्रेस में जमा है और उसका बड़ा कारण आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खोखले वादे रहा। आज वो एक्सपोज होते नजर आ रहे हैं। क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में खुलेगा कांग्रेस का खाता? क्या दिल्ली में पुराना रसूख हासिल कर पाएगी कांग्रेस?
क्या है दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति? कांग्रेस दिल्ली की सियासत में उस अतीत की तरह हो चुकी है जिसे किताबों में पढ़ा जाता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से इसी तस्वीर के बदलने की कोशिश शुरू की जा चुकी है। दिल्ली की राजनीति में रसातल में पड़ी कांग्रेस को संजीवनी देने की कोशिश की जा रही है। उस कांग्रेस को दिल्ली में जीवित करने की कोशिश की जा रही है जिसने बीते एक दशक से दिल्ली की राजनीति में एक भी सीट का मुंह नहीं देखा है। और सबसे पहले कांग्रेस उस क्रेडिबिलिटी को हासिल करना चाहती है जो बीते एक दशक में पार्टी ने खो दी है। देखो साहब, ऐसा है, दिल्ली ने 10 साल एक शासन देखा है जिसमें उसने बिल्कुल देखा कि विकास गायब हो गया, काम गायब हो गया। ठीक है, कुछ चीजें सस्ती कर दी उन्होंने, वो भी सरकार की सर्विस की चीजें। उसके बाद नया कुछ नहीं हो पाया। दिल्ली जो एक पहचान बन गई थी इस देश में कि हर नई चीज दिल्ली में होती है, पूरा देश उसको कॉपी करता है, वो दिल्ली बिल्कुल टूटती फूटती दिख रही है। तो पहला चीज तो हमारा ये है, लोगों को उस दिल्ली की याद दिलाना जो आज लोगों के जहन में है, जिससे क्या होगा कि कांग्रेस की जो क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम हो गई थी, हम उसको सशक्त करेंगे। कांग्रेस इस बार दिल्ली में नई ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस का जो मॉडल और जो नीतियां दूसरे राज्यों में सफल रही, उन मॉडल और नीतियों को दिल्ली में भी लाया जाएगा। हम दो तरीके के हम वायदे लेकर आ रहे हैं। एक वो कि शीला जी के समय की जो दिल्ली थी, विकास होती हुई, बनती हुई, बढ़ती हुई दिल्ली, वो हम आज के संदर्भ में आपके सामने रखेंगे। और कुछ और ऐसी अच्छी सहूलियतें हैं जैसे हमने कर्नाटक में दिया है, जैसे और जगहों पे दिया है, और राजस्थान में हम लोगों ने 25 लाख रुपए हर व्यक्ति के इंश्योरेंस की स्कीमें हैं, जो कांग्रेस ने स्कीमें इंप्लीमेंट की है। पार्टी का ये भी कहना है कि इस बार दिल्ली की राजनीति में नई रणनीति के तहत न सिर्फ प्रचार किया जाएगा, बल्कि एक एक कार्यकर्ता को जोड़कर दिल्ली की सियासी बिसात पर दांव चला जाएगा। छोटी छोटी अगर आप मीटिंग करते हैं, 20 की, 50 की, 100 की, जिसमें आप अपनी बात कर पाते हैं और उनकी बात सुन पाते हैं, तो कैंडिडेट और कैंडिडेट द्वारा जो पार्टी का संवाद अगर सीधे हो जाता है तो फिर पार्टी को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और फिर हम ये समझ रहे हैं कि शायद आखिरी के 15-20 दिनों में हमारे बड़े नेता, जो लोग जिनके लिए, जो दिल्ली को, शहर को समझते हैं, जिनके प्रति लोगों में आकर्षण है, वो हमारे बड़े नेता फिर आकर एक तरीके से पूरी कैंपेन को समेटेंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस आक्रामक रणनीति अपना रही है। कांग्रेस के मेगा प्लान के मुताबिक सभी 70 सीटों पर नामचीन उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की गई है। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया के खिलाफ फरहाद सूरी को उतारा गया है। बल्लीमारान से हारून यूसुफ, बादली से दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, वजीरपुर से रागिनी नायक, पचपड़गंज से अनिल चौधरी को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतार दिया है। साथ ही साथ चुनाव से ठीक पहले बड़े चेहरों को प्रचार अभियान में लगाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के एक एक घर तक प्रचार की कमान संभाली जाएगी और लोगों के बीच शीला दीक्षित वाली दिल्ली का मैसेज पहुंचाया जाएगा। इस चुनाव में 2025 में दिख रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी ना पूरी तरीके से साफ होती नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने 11 सालों में सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए हैं, लोगों को धोखा देने का काम किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो पोल है, जो वो धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम करती है, वो आज सबके सामने है। तो लिहाजा दिल्ली की जनता निश्चित ही कांग्रेस के आंकड़े आज चाहे भले ही नहीं बोलते हों, लेकिन दिल्ली की जनता का विश्वास निश्चित ही कांग्रेस के अंदर आया है। माहौल बदल रहा है, पूरे देश का बदल रहा है। 400 सीट पार का नारा लेकर गए थे, 300 का बहुमत नहीं मिला और आज एक मजबूत विपक्ष देश दिल्ली में हम बैठे हुए हैं। सो मुझे लगता है कि हालात अब बदल रहे हैं। दिल्ली बदलाव की तरफ अब देख रही है। दिल्ली देखना चाहती थी दोनों को। दिल्ली ने 10 साल आम आदमी और भाजपा, इनके नेताओं को, इनकी नीतियों को देख लिया है। अब वापस लौटेंगे दिल्ली के लोग कांग्रेस की ओर, ये मेरा पूरा विश्वास है। कांग्रेस का अंदरूनी सर्वे ये भी बता रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस मजबूत हुई है, खासकर वोट प्रतिशत के मामले में। लेकिन ये बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत विधानसभा चुनाव में कितना काम आने वाला है, ये वक्त और दिल्ली के वोटरों को ही तय करना है।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में कई पर्देफाश हो रहे हैं। पुलिस ने 3 आरोपी दिनेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 आरोपी दिनेश और रितेश मृतक के चचेरे भाई हैं। पुलिस के मुताबिक ठेकेदार सुरेश के कहने पर रितेश और दिनेश ने पत्रकार की हत्या की। पुलिस ने इस हत्याकांड में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को मुख्य आरोपी बनाया है, जो अभी भी फरार है। मुख्य आरोपी के हैदराबाद में छिपे होने की खबर है, पर बीजापुर पुलिस उसे तलाश कर रही है। जो स्पॉट में 2 आरोपी हैं, जो रितेश चंद्राकर और उनके जो सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके, वो उपस्थित रहा। उन्होंने वार किया और जैसा इसका साक्षी और छुपाने के लिए जो उस परिसर का जो टैंकी के ऊपर प्लास्टिंग करना, ये सब काम दिनेश चंद्राकर द्वारा की गए थे। और जैसा अन्य भी जो कॉन्स्पिरेसी एंगल है और जो किस कारण से मतलब इस टाइप का घटना को अंजाम दी गई थी, उसका मोटिव है, ये सब में जो अन्य आरोपी जो सुरेश चंद्राकर, उसका भूमिका, उसको लेकर उन्हें भी गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। अब तक कुल 3 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिए थे। जो रितेश चंद्राकर द्वारा दिल्ली से वापस रायपुर आने का सूचना मिला था, एयरपोर्ट में उनका जो हमारा टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। और उनके जो बड़े भाई जो दिनेश चंद्राकर और जो उनके सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके, इन तीनों का भी पुलिस ने गिरफ्तार करके अपनी पूछताछ की जा रही थी। और इस बीच पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पत्रकार मुकेश की हत्या में कांग्रेस के लोग शामिल हैं। 11 सदस्यीय एसआईटी इस हत्याकांड की जांच करेगी। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर के खातों की भी जांच करके उसे सील किया जा रहा। अब तक 3 खातों को सील किया जा चुका है। ये जो हत्या हुई है कांग्रेस के नेता सुरेश चंद्राकर के षड्यंत्र के माध्यम से, उसके बाद पुलिस ने त्वरित ही कार्यवाही करते हुए एफआईआर भी दर्ज किया है। 11 सदस्यीय एसआईटी का भी गठन करके तुरंत ही कार्यवाही एसआईटी जांच के लिए उसको आगे बढ़ाया है विषय को। साथ ही साथ इनके जितने अवैध ठिकाने थे, उन ठिकानों पर भी कार्यवाही कर रहे हैं। इनके जो बैंक खाते हैं, अभी तक 3 होल्ड किए जा चुके हैं और भी हम होल्ड करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अब सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने से पहले अपने माता पिता से इजाजत लेनी होगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए मसौदा भी तैयार किया। 18 फरवरी तक लोग सुझाव दे सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। अक्सर घरों में शिकायतें आती हैं कि बच्चे फोन पर व्यस्त रहते हैं, सोशल मीडिया पर टाइम बिताते हैं, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ पर भी काफी असर पड़ता है। सरकार भी इसकी गंभीरता को लेकर काफी विचार कर रही थी। वहीं अब भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने से पहले अपने पेरेंट्स से इजाजत लेनी होगी। केंद्र सरकार ने इसे लेकर मसौदा जारी किया है। इससे साफ है कि नाबालिग बच्चे अब गुपचुप तरीके से सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी आईडी नहीं बना पाएंगे। दरअसल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के ड्राफ्ट नियमों में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं। उसी के तहत अब पेरेंट्स की मंजूरी लेनी होगी। बरेली के लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। पेरेंट्स की परमिशन लेनी होगी। बहुत अच्छी बात है सरकार की। आजकल का जो माहौल है जो अपनी पहल चलाई है बहुत अच्छी है। 18 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे इंटरनेट के माध्यम से क्या कर रहे हैं। हर बात की नॉलेज होनी चाहिए। इससे बहुत बड़ी जो क्राइम हो रहा है और उस पर रोकथाम अच्छी पहल है अभिभावकों के लिए, क्योंकि अब तक बच्चों को कई सभी तरह के प्रोग्राम डिजिटल अरेस्टिंग है, या कई बच्चों को मोबाइल हैक कर लिए जाते हैं। माँ बाप के संज्ञान में रहेगा कि हमारा बच्चा आखिर मोबाइल पर चला क्या रहा है। एक OTP आएगा। बहुत ही अच्छी सरकार की पहल है कि माँ बाप की संज्ञान में रहेगा, क्योंकि 18 साल से पहले अधिकार जब बच्चों को है ही नहीं। माँ बाप WHO के मुताबिक 10% से ज्यादा नाबालिग बच्चे सोशल मीडिया के इस्तेमाल से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। गाजियाबाद के लोगों की राय भी सामने आई। अगर जो बच्चे अडल्ट हैं तो वो इजीली बना सकते हैं, उनको परमिशन के लिए वो करना चाहिए, बट जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं होना चाहिए। इसमें उसका मिसयूज भी होता है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो उनके बारे में पता नहीं। पहली बात तो हमारे देश में सेक्स एजुकेशन बहुत ज्यादा कम है,
ऐसी चीजों पे बातचीत नहीं होती है, तो बच्चों के अंदर ना एक जानने की इच्छा होती है कि क्या होता है, कैसे होता है, और उनको ऐसी चीजें जब मिलती है तो वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। भैया ये बहुत अच्छी बात है कि पहले पेरेंट्स से परमिशन ली जाए और उसके बाद ही अकाउंट या किसी भी सोशल मीडिया पे अपने बच्चे को परमिशन दी जाए। WHO की रिपोर्ट ये भी बताती है कि दुनिया भर में जैसे जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, बच्चों में मानसिक और शारीरिक समस्याओं में भी इजाफा दिख रहा है। तो सही है, लो बढ़िया, सारे बच्चे लगे रहे पूरे दिन यूट्यूब पे इनमें, तो इससे लो से बढ़िया रहेगा। फोन की तरफ थोड़ा कम अट्रैक्ट होंगे, पढ़ाई की तरफ बढ़िया रहेंगे। जो अभी हमारी सरकार ये चीज कर रही है ना, ये ठीक है, मुझे ऐसा लगता होना चाहिए, क्योंकि 18 इज नॉट अ एडल्ट एज। उसके नीचे बच्चों के, और आजकल सोशल मीडिया के बहुत ही डिमेरिट्स भी हैं, तो लोग बहुत चीजें गलत भी चल रही है और नहीं होना चाहिए, तो अच्छी बात है, होना चाहिए। बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर दुनिया भर में लंबे समय से बहस चल रही है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाया। वहीं भारत में भी लोग इस कदम की सराहना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गुजरात से बड़ी खबर आ रही है, आपको देंगे। पोरबंदर में कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर क्रैश में 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बताया जा रहा है नियमित उड़ान पर था ALS ध्रुव और इसी दौरान यह हादसा हुआ। एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है कि अपनी नियमित उड़ान पर था और इसी दौरान यह हादसा हो गया। ALS ध्रुव लैंडिंग के दौरान हादसा का शिकार हुआ। पोरबंदर में कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से यह हादसा हुआ। 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ALS ध्रुव जो है वो हादसे का शिकार हुआ है, अपनी नियमित उड़ान पर था और इसी दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ है। 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इसमें। भीलवाड़ा का रुख कर लेते हैं, जहां चित्रकूट धाम में 4 दिवसीय हरित संगम मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्लांट लवर सोसाइटी द्वारा 10,000 फूलों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इन फूलों को तितली, मोर, राम मंदिर समेत 14 आर्ट में आकर्षक रूप में पेश किया जाएगा। सोसाइटी सचिव प्रियंका सोमाणी ने कहा है कि प्रदर्शनी के अलावा मेले में रोजाना प्रभात फेरियां, योग शिविर, हवन, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण साइकिल रैली होगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर सूर्य नमस्कार भी होगा। मुंबई के एक NGO के सहयोग से वेस्ट प्लास्टिक से उत्पाद बनाने के बारे में बताया जाएगा। की अपार सफलता को देखते हुए हम लोग इस बार वापस पुष्प प्रदर्शनी 2025 लेके आए हैं। इस बार हमारे फ्लावर शो की जो थीम है वो है राम मंदिर। राम मंदिर को 1 वर्ष पूर्ण होने के रूप में हम पूरे पुष्प प्रदर्शनी को राम मंदिर के रूप में मिनी अयोध्या के रूप में सजाएंगे। इसके अलावा यहाँ का मेन आर्टिकल भी है, जैसे राम जी की धनुष है, घड़ी है, तितली है और भी बहुत सारी चीजें आपको वहाँ देखने मिलेगी, जैसे सांप सीढ़ी भी आपको। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही, रुकेंगे।